पाकिस्तान क्रिकेट टीम नाकामियों से जान छुड़ाने में नाकाम है, नाकामियों से जान छुड़ाने में नाकाम है। आप वर्ल्ड कप की बात करें, आप एशिया कप की बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया के दौरे की बात करें और आप न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो T20 मैचों की सीरीज़ है, पाकिस्तान मुसलसल 4 मैचेस हार गया। आज पाकिस्तान को एक और नाकामी का सामना करना पड़ा। बॉलिंग पहले करें, बैटिंग पहले करें, बॉलिंग बाद में करें, बैटिंग बाद में करें, टॉस जीतें, टॉस हारें, खिलाड़ी तब्दील करें, बैटिंग ऑर्डर चेंज करें, कुछ भी कर लें। अगर सब कुछ करने के बावजूद भी आज तक पाकिस्तान इस सीरीज़ में कामयाबी से बहुत दूर नज़र आ रहा है। बहुत सारी बातें हो रही हैं। इसी साल में हमने वर्ल्ड कप भी खेलना है। साहिबजादा फरहान को मौका मिला, वो नाकाम रहे। आज़म खान को मौका मिला, वो नाकाम रहे। साइम अयूब को मौका मिला, वो नाकाम रहे। पाकिस्तान के जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, जिनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने टीम की कामयाबी में सबसे अहम किरदार उनका है और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है और नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक आसान रास्ता फराहम करना है कि वो आएँ और अपनी सलाहियतों का इजहार करें और पाकिस्तान के काम आए। लेकिन यहाँ पर ना तो सीनियर चल पा रहे हैं, ना ही जूनियर्स चल पा रहे हैं। रिजवान रन ज़रूर कर गए, लेकिन क्या वो पाकिस्तान के काम आ पाए या नहीं आ पाए? क्या उनकी इनिंग्स उसी पेस के साथ होनी चाहिए थी जिसके साथ वो खेले, या उससे बेहतर अंदाज में उनको खेलने की ज़रूरत थी? पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये कारकर्दगी यकीनी तौर पर सवालिया निशान है, परेशान कुन भी है, तशवीशनाक भी है। लेकिन जो लोग क्रिकेट के फ़ैसले कर रहे हैं, शायद उनके लिए पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती, क्योंकि वहाँ पर T10 का शोर है, वहाँ पर अपने अपने लोगों को लगाने का शौक़ है, वहाँ पर कुर्सी से जमे रहने, कुर्सी पर जमे रहने की एक आपको लगन नज़र आती है। उसमें क्रिकेट तो बहुत दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम नाकामियों के इस भंवर से कैसे निकल सकती है? हमारा पाथवे कैसे बेहतर हो सकता है? हम कैसे दुनिया की बेहतरीन टीमों का मुकाबला कर सकते हैं? और कहीं हम उस सफ़र पर तो नहीं हैं जिस सफ़र पर आज से बरसों पहले स्क्वॉश और हॉकी थे, और आज पाकिस्तान की हॉकी का भी कहीं नाम नहीं है, पाकिस्तान की स्क्वॉश का भी नाम नहीं है। हमें क्या करना है वापस आने के लिए? क्या खिलाड़ियों की सलाहियत में फ़र्क आ गया है या दुनिया आगे निकल गई है? क्या फ़िज़िकली हम उतने फिट नहीं हैं या दुनिया ने अपने आप को बहुत मजबूत और बेहतर कर लिया? हम कैसे इन सब चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं? कैसे दुनिया के साथ चल सकते हैं या दुनिया से आगे निकल सकते हैं? क्या यही एक वजह तो नहीं है कि गुज़िश्ता चंद बरसों से, जब से हमने अपनी नाकामियों का जश्न मनाना शुरू किया, फेलियर्स को सेलिब्रेट करना शुरू किया कि हम फाइनल में पहुंच रहे हैं, हम फाइनल में पहुंच रहे हैं, हम दुनिया में नंबर 1 हैं, हमारे बैटर्स, हमारे बॉलर्स ICC की रैंकिंग में नंबर 1 हैं? क्या ये सारी ख़राबियाँ कहीं ना कहीं यही तो नहीं है कि पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं है हमारे पास? एक खिलाड़ी बाहर होता है, पता नहीं चलता क्यों हो गया, वो खिलाड़ी दोबारा वापस अंदर आ जाता है टीम में, पता नहीं चलता क्यों आ गया। अगर कोई ख़राब कारकर्दगी की वजह से टीम से बाहर होता है, उसी ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद पर वो दोबारा टीम में आ जाता है। ये कैसे होगा निज़ाम ठीक? इस निज़ाम के साथ जुड़े रहने और इस निज़ाम के साथ काम करने वाले और इस निज़ाम को बड़े करीब से समझने वाले हारून रशीद साहब, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुख्तलिफ़ हैसियतों में, मुख्तलिफ़ वक्तों में, मुख्तलिफ़ ओहदों पर काम करते रहे, अहम ओहदों पर, और जो आखिरी इनकी ज़िम्मेदारी थी वो चीफ़ सेलेक्टर की हैसियत से थी, आज हमारे साथ मौजूद हैं। खेल पर गहरी निगाह रखते हैं, बारीकियों से वाकिफ़ हैं, इनसे जानेंगे हमारे मसाइल का हल क्या है। हारून रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हारून हाफिज़ रशीद जी, आपने तो कितना लम्हा ये जो आपने इब्तिदाइया दिया है, इसमें तो आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो सामने रख दिया है अवाम के और फैंस के कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की पाकिस्तान की क्रिकेट को। ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट वाकई इस वक्त जो है काफ़ी डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है हमें, और बहुत ज़्यादा काम करने की इसमें ज़रूरत है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू ये है, जो कि मेरे अपने नज़दीक, क्योंकि मैंने इतना अर्सा बोर्ड में काम किया है, आपके बोर्ड में कंटिन्यूटी नहीं है। अगर आप उठा के देखेंगे, हिस्ट्री उठा के देख लें पाकिस्तान की हर शिकस्त के बाद, या तो आपका बोर्ड का जो चेयरमैन है वो चेंज हो जाता है, या आपकी सिलेक्शन कमेटी टूट जाती है, या आपका कैप्टन जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये सारी जो है चेंजेस, अब्रप्ट चेंजेस जो है कि आप समझते हैं कि कोई सिस्टम चल सकता है जब तक उसमें कंटिन्यूटी ना हो। अगर अभी आपने जिक्र किया कि जी मैं चीफ सिलेक्टर था पीछे, तो आप उठा के देख लेंगे उसको पाकिस्तान की टीम जो थी इन्हीं खिलाड़ियों में मुश्तमिल, और पाकिस्तान की टीम उस वक्त किस रैंक पे खड़ी थी, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वनडे हो या T20 हो। जैसे ये चेंज आता है, आपने सारा कुछ ही तो चेंज कर दिया। आप मुझे बताएं कि जो मैनेजमेंट कमेटी अंडर नजम सेठी काम कर रही थी, और उसमें जब मिकी आर्थर एंड कंपनी को लेकर आए थे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो गए थे।
उसको आगे जाके मजबूत होना था। लेकिन आधे रास्ते में आपने सारा कुछ तोड़ दिया, नए चेयरमैन साहब आ गए, वो अपनी नई थिंक टैंक के साथ आ गए। आप मुझे बताएंगे इतनी जल्दी आप जब अब्रप्ट चेंजेस करेंगे तो प्लेयर्स को भी तो संभलने का मौका चाहिए ना। आप देखेंगे जो बैटिंग ऑर्डर जिस तरह ऊपर नीचे चेंज हुआ, कहाँ पर नीचे जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने वाले ओपन करते हैं और ओपन करने वाले मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं। अब इन यंगस्टर्स को हम क्या कहें? हम फखर जमान को क्या कहेंगे वो नीचे जाके रन करे? हम क्या साहबजादा फरहान को क्या कहेंगे वो 5 नंबर पे जाके रन करे? ठीक है, इशू ये होता है कि प्लेयर्स जितने भी हैं उनका एक माइंडसेट होता है, उनको पता है कि मेरा नंबर कौन सा, मैंने उसके ऊपर रन करना। दूसरा, एक जो जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे ये नजर आती है, आप उठा के देख लेंगे इस वक्त जितने भी पाकिस्तान की इस वक्त जो टीम मैनेजमेंट में शामिल हैं, किसी का भी कोचिंग इज मैनेजमेंट ऑफ द प्लेयर्स, उनकी स्किल्स को मैनेज करने वाली बात होती है। किसका इतना एक्सपीरियंस है, चाहे वो यासिर अरफात हो, चाहे वो मोहम्मद हफीज हो, चाहे वो जितने मर्जी आपके इस वक्त जो प्लेयर्स लगे हुए हैं पाकिस्तानी यहाँ पर, जो आप मुझे बता दें किसका एक्सपीरियंस है। देखिए, क्रिकेट खेलना और क्रिकेट के ऊपर बातें करना टेलीविजन के ऊपर, और जब रियल सेंस में आप ग्राउंड पे जाते हैं वहां रियल सेंस में आपको पता लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। बाहर से बैठ के बहुत आसान लगता है कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इन्हीं लोगों ने काम करना है। मैं कभी भी इनके खिलाफ बात नहीं करूंगा, लेकिन पहले उस प्रोसेस से तो गुजरे। यासिर अरफात को आते ही इतनी बड़ी टीम मिल गई, यानी हफीज को आते ही इतनी बड़ी टीम मिल गई जिसको मैनेज किया उन्होंने। एज कैप्टन भी यानी हफीज का रोल इतना ज्यादा अच्छा नहीं था जो कि मैनेजमेंट का रोल होता है। आप समझते हैं ये एक बहुत बड़ा आपका एक अल्फाज हैं, बहुत वजनी अल्फाज हैं कि बहसियत कप्तान भी उनका इतना ज़्यादा वो कामयाब नहीं थे मैनेज अपने खिलाड़ियों को मैनेज करने के एतबार से। और दूसरा यासिर का जहाँ पर आपने जिक्र किया, ये नज़र आते हैं इंग्लैंड में कोचिंग करते हुए मुख्तलिफ जगह पर, जैसे नेपाल में भी कुछ काम कर रहे थे, और उमर गुल कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम के जो पाकिस्तान सुपर लीग है वहाँ पर, सईद अजमल वहाँ पर। आपको लगता है कि ये फिर भी उस लेवल की कोचिंग नहीं है? देखिए, आप मुझे ये बताएं, जो भी आप इस वक्त बात कर रहे हैं, कोचिंग एक पूरे का पूरा एक मजबूत निज़ाम है जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें प्लेयर्स के डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, उनके स्किल्स के जो इश्यूज हैं, उनकी बहुत सारी चीजें होती हैं, प्लस प्लेयर्स के मैनेजमेंट है इन टर्म्स ऑफ देयर मेंटल स्किल्स। ये वो सारी चीजें जो कोचिंग में आती हैं। आप करते क्या है कि आप जितने भी आपने प्लेयर्स के नाम लिए, ये तो T20 की कोचिंग कर रहे हैं ना। 15 से 20 दिन का टूर्नामेंट हुआ, 1 महीने का टूर्नामेंट हुआ, तो खत्म हो गए। आप मुझे बताएंगे, ये तो एक तसलसल है, कोचिंग जब आप शुरू करते हैं अंडर 19 से लेके आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करते ऊपर जाते हैं। बार बार यही मिसाल देते हैं कि दुनिया भर में देख लें कि राहुल द्रविड़ ने पहले अंडर 19 को लिया। हम क्यों चाहते हैं हमारा क्रिकेटर के वो क्रिकेट छोड़ के एकदम से टॉप पोजीशन ले ले? इसकी वजह क्या है? इनफैक्ट तो काम हमें नीचे करना है। जब तक आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करके प्लेयर्स को अच्छी तरह डेवलप करके ऊपर नहीं भेजेंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका डोमेस्टिक का प्लेयर निकल के स्टेट में जाके जो है वो टॉप लेवल के ऊपर परफॉर्म करना शुरू कर देगा? ऐसा नहीं है। अच्छा हारून रशीद साहब, जैसे ये पाकिस्तान टीम में एक डायरेक्टर का ओहदा तख्लीक किया गया, एक नया ओहदा मुतारिफ़ करवाया गया जब नजम सेठी साहब चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के, उनको अब वो डायरेक्टर भी बाज़ाब्ता तौर पर मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। वो सारे का सारा जो कोचिंग स्टाफ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको खुदा हाफिज़ कह दिया। और जो इस वक्त के पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर हैं, आप समझते हैं कि ये डायरेक्टर का ओहदा ही पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला था कि जब तक ये नहीं था तो टीम उस वक्त इसी की ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा कि एक डायरेक्टर को हटाया गया है और उससे पहले दूसरे को लगा दिया गया है? क्या ये मसाइल का हल यही है? नहीं, देखिए हाफिज, एक तो इसको समझने की जरूरत है। आप अगर मिकी आर्थर को एज डायरेक्टर के रोल में देख रहे हैं तो उसका एक रीजन था। अगर मिकी फुल टाइम के अवेलेबल होते तो कभी भी डायरेक्टर ना बनते टीम, वो टीम के हेड कोच होते। लेकिन क्योंकि उनका एक ड्वेल रोल था, उन्होंने उनके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, तो अपनी उन्होंने लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उन्होंने कहा था कि मैं इस वक्फे में अवेलेबल हो सकता हूँ, तो ये मैं पाकिस्तान टीम के साथ दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक पूरा कोचिंग स्टाफ देके जो मेरे ही एडवाइजर्स के ऊपर काम करेगा, और मैं जहां जहां मौका मिलेगा मैं उनके साथ आगे ज्वाइन इन करूंगा। तो ये जो हफीज के टीम डायरेक्टर वाला रोल जो है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया। हफीज ने जब ये रोल लिया, कहने लगा जी मैं हेड कोच नहीं हूं, मैं तो टीम डायरेक्टर हूँ। टीम डायरेक्टर नहीं होता, डायरेक्टर क्रिकेट होता है। इस क्योंकि हमने मिकी आर्थर की जो अवेलेबिलिटी थी उसको देखते हुए उसको टीम डायरेक्टर रखा था। ये कोई नई पोस्ट क्रिएट नहीं की थी। और उसने 1-1.5 साल के बाद जो उसने अपना उस काउंटी का स्टेंट खत्म कर देना था, उसने आगे ज्वाइन इन कर लेना था पाकिस्तान की टीम को एज ए ओवरऑल हेड। सो लोगों को ये समझने की जरूरत है, जो कि अभी तक लोगों को समझ में नहीं आई, कि उसको टीम डायरेक्टर क्यों रखा था।
ये पोजीशन क्रिएट की गई थी इसलिए कि हमें उसका जो कोचिंग जो सेटअप वो लेकर आया था उसको मॉनिटर कर रहा था और उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे। देखें, अगर ये मैनेजमेंट चेंज ना होती, मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि चीजें बहुत बेहतर हो रही थी, क्योंकि मैं उसके साथ काम कर रहा था, मैं चीफ सेलेक्टर था। हमने एक पूरा 2 से 3 साल का पूरा के पूरा एक पैकेज बना लिया हुआ था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का वे फॉरवर्ड क्या है, जिसमें ए टीम के टूर्स थे, अंडर 19 के टूर्स थे, जिसमें क्रिकेट एकेडमी का जो है हमने किस तरीके से उसको चलाना था, ये पूरे का पूरा ब्लूप्रिंट पूरा तैयार था, जिसको सिर्फ हमने इम्प्लीमेंट करना था। इंतजार इस बात का था कि कब हमारी इलेक्शंस होते हैं, ये गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स आ जाते हैं, हमारा चेयरमैन आ जाता है, जो जो कि पता था कि वो शायद नजम सेठी ही होंगे, लेकिन जब वो देखा कि चीजें ही सारी उलट पुलट हो गई, इसलिए जब हमारा टेन्योर खत्म हुआ तो हम साइड पे हो गए। बाकी जो नए लोग आए उन्होंने जो किया वो आपके सामने है। हारून साहब, ये जो आपने कहा कि उस वक्त पाकिस्तान के यही खिलाड़ी थे जो चंद माह पहले तक बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वही खिलाड़ी हैं जो कि हाँ, उनके साथ मिकी आर्थर के साथ भी अच्छा नहीं खेले और अब तो बहुत बुरा खेल रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो दरमियान में इंतज़ामी तौर पर खामियां आई हैं, इंतज़ामी झटके लगे हैं, इनकी वजह से कारकर्दगी ख़राब हुई है? और दूसरा, आप समझते हैं कि ये जो प्लेयर्स की मैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं उस सतह पर भी मुश्किलात आई हैं पाकिस्तान के लिए, या मसाइल हुए हैं जिस वजह से कारकर्दगी का मायार जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ गया है? नहीं हाफिज, देखें वो तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसने क्रिएट किया ना उस चेंज ने। आप देखेंगे जो चेंज हुआ वर्ल्ड कप में, आप लेके तो उन्हीं कोचेस को गए ना, लेकिन वो कोचेस तो बिल्कुल ही वो जिसको कहना चाहिए कि वो हो गए कि उन्होंने कहा कि हमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ तो बैठ के बातें होनी शुरू हो गई थी इनको निकाल दिया जाए। यहाँ तो बैठ के बातें हो रही थी कि इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट आप देख रहे हैं बाबर आजम को कहा जा रहा था कि कप्तानी से हटा दिया गया। आपको याद होगा कि मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप के दौरान कह दिया गया कि ये टीम तो हमने सेलेक्ट ही नहीं की, ये तो टीम हारून रशीद ने सेलेक्ट, यानी 20 जून को मैं चला गया वहां और वो कह रहे हैं वर्ल्ड कप की टीम हारून रशीद सेलेक्ट करके गए। सो ये वो सारी चीजें थी, जो खबरें थी जो उन तक पहुंच रही थी प्लेयर्स पे। आप तो सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज आपके सामने होती है। सो उस चेंज ने एक बहुत बड़ा जो है ना टेंट डाला, जिसको जो संभलने का मौका नहीं मिला। और उसके बाद जो जिस तरीके से नी जर्क डिसीजन लिए गए, इसको लगा दो, इसको लगा दो, इसको लगा दो, जो आपके पसंद के लोग हैं उनको आप ले आए, उनका ना आपने मेरिट देखा, ना उनका बैकग्राउंड देखा, ना उनका एक्सपीरियंस देखा, तो नतीजा ये आना था। लेकिन एक हैसियत एक पाकिस्तानी यूं ना दुख होता है, ये टीम इतनी बुरी नहीं है और ये टीम इतना बुरा नहीं कर रही थी। अगर आप उठा के देख लें, अगर इन चेंजेस के बाद जो टीम में मेंटल डिस्टर्बेंस आई, जो टीम को मैसेजेस गलत गए, बाबर के वो जो मैसेजेस हैं वो लीक किए गए, तो आप सोचे तो सही, वहां वर्ल्ड कप हो रहा है और यहाँ चीजें ये हो रही हैं।